हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम लोग नेमराज सुंडा का चैप्टर 1 जनरल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, पेज नंबर 1 से 33। इसमें सबसे पहले करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर दिया है, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया 328.74 मिलियन हेक्टेयर 74 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया इज 306 मिलियन हेक्टेयर। और डिग्रेडेड लैंड यानी कि जो लैंड खराब हो चुका है, जो कि बंजर हो चुका है या फिर जो यूज के लायक नहीं है, वो 187 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया यानी कि जिस एरिया में क्रॉप उगाया जा रहा है, लगाया गया है, जमीन में कल्टीवेशन हो रहा है, वो 219.15 मिलियन हेक्टेयर है। और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है इंडिया का, जिसमें इरिगेशन की मदद से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, 112.23 मिलियन हेक्टेयर। और ये सारा डाटा इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और ये रिसेंट डाटा है। 2024 अक्टूबर का ये पब्लिकेशन है, तो ये रिसेंट ही हुआ, आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया 155.4%, ये 23-24 का डाटा है। उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे लोग अभी भी ट्यूबवेल का ही यूज कर रहे हैं, 48.51% लोग ऐसा कर रहे हैं। सेकेंड मेजर सोर्स है, मतलब ट्यूबवेल्स जो नहीं यूज कर पा रहे वो लोग कैनाल का यूज करते हैं, 22% लोग। उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, मतलब जहाँ पे जंगल है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर 2023 के डाटा के हिसाब से। परसेंटेज यानी कि इंडिया का परसेंटेज कितना है जिसमें जंगल है, 21.71%। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड, जितना होना चाहिए था 33 होना चाहिए। उसके बाद स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है, ये राजस्थान है। ये डाटा कभी चेंज नहीं होता है, ज्योग्राफिकली राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, 10.41% कवर कर रहा है वो पूरे इंडिया का, 10%। और जो सबसे छोटा है जो एरिया, वो गोवा है। ये दोनों कभी चेंज नहीं होता है, जो लैंड में बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, जब तक वो उसमें डिवाइड होके नया स्टेट ना बना दिया जाए, तब तक वो बड़ा ही रहेगा। उसके बाद स्टेट विच सेकंड इन ज्योग्राफिकल एरिया, एमपी। मध्य प्रदेश भी राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एरिया है, और फॉरेस्ट कवर एरिया भी मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है। उसके बाद लार्जेस्ट परसेंट ऑफ एरिया जहाँ पे जंगल है, वो मिजोरम है, 85.41%। सबसे ज्यादा घना जंगल उधर ही पाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये पड़ता है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर जहाँ पे बहुत कम है जंगल, वो हरियाणा में 3.63%। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, जहाँ पे जीडीपी कंट्री को डोनेट कर रहा है, कितना जीडीपी है, 18.2%। पिछले ईयर ये 16% था, 2% से इंक्रीज हुआ है जीडीपी। स्टेट विच इन फर्स्ट इन पल्सेस प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज्यादा दाल जहाँ उग रहा है वो मध्य प्रदेश है। उसके बाद स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यूपी। यूपी में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, और अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से यूपी में बहुत कुछ का प्रोडक्शन एक्सीड हुआ है। और स्टेट विच इज फर्स्ट इन टोटल कोर्स सीरियल किसको बोलते हैं, मिलेट्स को, यानी जो बड़े बड़े अनाज है, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। सेकंड फूड ग्रेन में सेकंड कौन है, एमपी है। फर्स्ट व्हीट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा व्हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यूपी में। सेकंड कौन है, पंजाब। और फर्स्ट है सोयाबीन के प्रोडक्शन में, एमपी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा हो रहा है। और फर्स्ट है रेपसीड और मस्टर्ड में, राजस्थान। राजस्थान में दलहन तो नहीं, लेकिन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हाईएस्ट है, ऐसा देखा गया है कई बार से। और सोरगम वगैरह भी उधर ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर इज कंस्टिट्यूट 0.001% ग्लोबल वाटर, यानी कि आपको पता होगा जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी है, वाटर वेपर भी सब कंस्टिट्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर। तो जो टोटल ग्लोबल वाटर है वो 0.001% कंस्टिट्यूट कर रहा है इसको। एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन, यानी कि पूरे दुनिया में कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है, 1000 मिलीमीटर। उसके बाद एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साल में कितना बारिश हो रहा है, ये 1194 मिलीमीटर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम, मतलब इतनी बारिश के बाद जो वॉल्यूम कितना, वो कितने एरिया में कवर करता है जमा होके, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, गंगा बेसिन। सबसे ज्यादा जो हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं वो गंगा के आसपास का एरिया है, वहां से जो पानी है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इरिगेशन में। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन महाराष्ट्र में हो रहा है,
क्योंकि वहाँ वाटर का शॉर्टेज भी सबसे ज्यादा है, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं पानी को बचाने की, तो ड्रिप इरिगेशन। और उसके बाद स्प्रिंकलर इरिगेशन राजस्थान में। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट ये पौंडीचेरी में है, अगर यूनियन टेरिटरीज को मिला के बात की जाए तब। और फर्टिलाइजर अगर रेट स्टेट्स की बात की जाए तो पंजाब। ये मैंने एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक में भी बताया था। फर्टिलाइजर कंजप्शन मैक्सिमम यूपी में है। वो रेट था, रेट बता रहा, दर, किस दर से वो यूज कर रहे हैं। और अगर सिर्फ कंजप्शन की बात की जाए तो यूपी है। उसके बाद एवरेज फर्टिलाइजर एनपीके कंजप्शन जो है 137.15 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से वो लोग यूज कर रहे हैं। टोटल कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट 63.94 मिलियन टन। ऑल इंडिया करेंट एनपीके यूज रेशियो 7.7 नाइट्रोजन, उसके बाद 3.1 फास्फोरस और पोटेशियम 1। ये 6.6 समथिंग था ना एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस पे, पर वो पिछला डाटा था और ये रिसेंट अपडेटेड डाटा है 21-22 का। तो पूरे इंडिया में अब ये वाला डाटा यूज हो रहा है। विच इज द मोस्ट डिमांडेड फर्टिलाइजर? यूरिया। हर जगह नाइट्रोजन के लिए यूरिया को यूज किया जाता है। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, पंजाब। पंजाब में इरिगेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। फूड ग्रेन सीरियल प्लस पल्सेस प्रोडक्शन इंडिया 328.8 मिलियन टन्स जो है, टन्स में सीरियल और पल्सेस को मिला के जब बात की जाए तो इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। टोटल पल्सेस प्रोडक्शन, सिर्फ पल्स की बात करें तो 23.40 मिलियन टन हो रहा है। अमंग पल्सेस हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका हो रहा है? चने का। उसके बाद है टोटल ऑयलसीड प्रोडक्शन 41.35 मिलियन टन। और ऑयलसीड में जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो है मस्टर्ड, इसीलिए सरसों तेल थोड़ा सस्ता है बाकी तेल के कंपैरिजन में। राइस प्रोडक्शन इन इंडिया 136.70 मिलियन टन। व्हीट 112.92। मिलेट्स जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं 17.40। न्यूट्री और कोर्स सीरियल्स 54.73 मिलियन टन। उसके बाद शुगर केन प्रोडक्शन 442.52, कॉटन प्रोडक्शन 32.52, टोटल मिल्क प्रोडक्शन 236.35 मिलियन टन। और लीडिंग स्टेट जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादित कर रहा है वो यूपी है। उसके बाद मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे इज 459 ग्राम। मतलब एक आदमी के लिए इतना ग्राम अवेलेबल हो पा रहा है एक दिन में। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक जनरल डेटा बताती हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग गौ को पालते हैं, बाकी जगहों पे मार दिया जाता है गाय को। तो इंडिया लीड कर रहा है मिल्क के मामले में। तो ऑब्वियस बात है हम लोग बाकी देशों में सबसे आगे हैं मिल्क में। तो 459 ग्राम अवेलेबल हो रहा है पर कैपिटा पर डे। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन इंडिया 112.63 मिलियन टन। किसी भी हॉर्टिकल्चर पोर्शन से अगर उनको डाटा पूछना हो तो ये पक्का पूछते हैं कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कितना है और फ्रूट का। तो 112.63 मिलियन टन है। उसके बाद है वेजिटेबल्स का 204.96। वेजिटेबल हमेशा लीड कर रहा है फ्रूट के कंपैरिजन में, तो इसलिए वेजिटेबल से 100 गुना ज्यादा है वेजिटेबल्स फ्रूट के कंपेयर में। पोटैटो प्रोडक्शन है 56.76 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन लीजिए आ गया 352.23 मिलियन टन है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद फ्रूट्स में सबसे ज्यादा जो उग रहा है वो फल है बनाना। 35.13 मिलियन टन अकेले बनाना उगाया जा रहा है पूरे इंडिया में। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एरिया जो कवर हो रहा है 28.77 मिलियन हेक्टेयर। लीड स्टेट जहाँ पे हनी का उत्पादन हो रहा है यूपी है। उन जहाँ पे जब सबसे ज्यादा हो रहा है राजस्थान। अंडे के मामले में एपी। ये आंध्र प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश? ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद है इसका जो टोटल बिलियंस एग्स कितना 138.38 बिलियंस एग्स, इतना ज्यादा अंडा प्रोड्यूस हो रहा है। पर कैपिटा पर एनम अवेलेबिलिटी यानी 101। अगर एक साल में एक आदमी का हम देखें कि कितना अंडा अवेलेबल हो रहा है 101। और लीडिंग स्टेट जो है मीट सबसे ज्यादा यूपी में ही प्रोड्यूस हो रहा है। लीडिंग एनिमल जिसका यूज मीट के लिए यूज हो रहा है वो पोल्ट्री है। टोटल मीट प्रोडक्शन इन इंडिया 9.77 मिलियन टन। पेस्टिसाइड कंजप्शन मैक्सिमम है यूपी में। विच स्टेट सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर?
पेस्टिसाइड का महाराष्ट्र, यानी सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूपी में यूज हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में। उसके बाद क्रॉप है जो हाईएस्ट पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। मतलब सबसे ज्यादा ना कॉटन में आपने बॉलवर्म का नाम सुना होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे और वर्म्स हैं जो कि कॉटन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके लिए पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा कॉटन में ही डालना पड़ता है। पेस्टिसाइड यूज का जो इंडिया में है वो 52.750 टन, यानी लगभग 53 टन के बराबर। पर हेक्टेयर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन इंडिया 0.6 केजी पर यूनियन। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा। टोटल केवीके इन इंडिया अप टू जनवरी 2024, ये रिसेंट डेटा मैंने पिछले एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस में भी बताया था, 731 हो गया है। पहले 7। उसके बाद हाईएस्ट केवीके जनवरी 2022 में सबसे ज्यादा जिस स्टेट में है वो है यूपी, 89 केवीके है पूरे यूपी में। उसके बाद टोटल केवीके इन राजस्थान, राजस्थान में 47 है, मतलब ये सेकंड पे सबसे ज्यादा है। प्रेजेंट डीजी ऑफ आईसीएआर डॉक्टर हिमांशु पाठक, और अभी ये रिसेंटली रिटायर होने वाले हैं, वैकेंसी निकाली जाने की बात चल रही है। तो ये अभी तक के लिए तो सही है, लेकिन अब 2005 लास्ट तक ये डेटा बदल जाएगा। डीजी अभी चेंज होने वाला है। डीजी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड मोनोक्रोटोफॉस डाइकोफॉल डाइकैप और मिथाइनिल मिथोनिल मेथोमिल बोलते हैं इसको। ऑन दिसंबर 2020 विच इंसेक्टिसाइड बैन, ये सारे ना बैंड वाले आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब हम लोग टेक्निकल नॉलेज वाले बच्चे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में सारा कुछ रटना होता है, तो उसमें बहुत सारे बीमारियों का सजेशन में दिया रहता है मैनेजमेंट में कि ये वाला डालेंगे। तो अब ये सब बैन हो गया है, तो कभी भी हम लोग ये सजेस्ट नहीं कर सकते फार्मर्स को, क्योंकि ये सब बैन हो गया है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट, आर्सेनिक। इससे बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट्स में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर कौन सा लेयर है, जब हम लोग आसमान को स्टडी करते हैं, मैं एग्रोमेट्रोलॉजी में कभी बताऊंगी कि सबसे पहला जो लेयर होता है ना वो ट्रोपोस्फेयर होता है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और यही सेकेंड लेयर में ओजोन पाया जाता है। तो यहाँ पे वही बात किया गया है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का पाया जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। उसके बाद टेस्ट, जिसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, जिसमें हम टेस्ट करते हैं, वो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। उसके बाद मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेड इन वाटर प्योरिफिकेशन, क्लोरीन। क्लोरीन डालने के बाद ना वाटर प्योर हो जाता है, अगर मैक्सिमम कुछ हद तक, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है ना, रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो सॉल्ट बनने के बाद वो नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर का पानी हम उसको अलग करके पी सकते हैं, इसलिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे क्लोरीन यूज किया जाता है। प्लस इसमें कुछ बैक्टीरियोसाइडल गुण भी देखा गया है। उसके बाद है गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, SO2 और NO2। ये जब H2O से रिएक्ट करता है तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 बना लेता है, जिसकी वजह से रेन जो है एसिडिक नेचर का हो जाता है। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, प्रोपेन। अगर हमको पेट्रोल अवेलेबल ना हो तो प्रोपेन की मदद से काफी अच्छे से ऑटोमोबाइल्स को चलाया जा सकता है, लेकिन अभी ये रिसेंटली यूज में नहीं आया है, कुछ देशों में ऐसा किया जा रहा है बाहर में। गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये एक हादसा हुआ था जहाँ पे फट गया था, ये जो पूरा जो इंडस्ट्री था उसमें तहलका हुआ था। ये उसमें कौन सा गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसके फटने की वजह से वहां पे बहुत सारी मौतें हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी। MIC वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये MIC का यूज क्या था, इससे इंसेक्टिसाइड बनाया जा रहा था, और वो इंसेक्टिसाइड का नाम है कार्बाइल। और इसी को बनाने के लिए ये गैस भरा गया था, लेकिन इसके लीकेज की वजह से हादसा हुआ था 1984 में भोपाल में। अब है ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, रेचेल कार्सन। इनका रोल, ये जो साइलेंट स्प्रिंग है ये किस चीज के ऊपर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए ये बुक इन्होंने लिखा था। लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, ये इसका डेट याद रखना है, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड को पहली बार बनाया गया था। उसके बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोटीन किस चीज का, जैसे पूरे बॉडी का यूनिट सेल होता है ना, वैसे ही वो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड होता है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, किस गैस की वजह से ओजोन जो है घटते जा रहा है या फिर रिएक्ट करके उसका लेयर पतला हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये मेजर गैस है, इसके अलावा भी कई सारे गैसेस, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है ना जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सारी गैसेस इसमें आएंगी, लेकिन ज्यादा मेनली इसके वजह से हो रहा है। और ये किस चीज में यूज होता है? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर, यहाँ तक कि डिओड्रेंट्स में भी, और एसी में भी ये यूज होता है सीएफसी। कुछ जो आजकल अच्छे रेटिंग्स वाले फ्रिज कंपनी हैं, वो लोग इसका यूज कम कर दिए हैं, क्योंकि ऐसा जारी कर दिया जा चुका है कि ओजोन डिप्लीशन में कमी लाना है। तो कुछ पुराने वालों में तो अभी भी सीएफसी ही है, कुछ नए वालों में इसको कम कर दिया गया। वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल सीएफसी है तो वो एक 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है ओजोन को लगातार। और उससे ओजोन का काम क्या है? जो हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट रेज है ना, जो सन से निकलती है किरणें, उसको आने से, धरती पर आने से रोकने का काम ओजोन करता है। और जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल जाती है उस लेयर से, रिएक्शन करके उसको नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, और ऑक्सीजन में, तो वो टूट के तो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन नीचे अवेलेबल हो जाता है, और वहां का लेयर जो ओछरी था वो हट जाता है, तो उसके वजह से वहां पे होल का फॉर्मेशन होता है। यही था इसका मैकेनिज्म। अब है गैस फील्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो हम आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी 19.9%। अभी पीछे 18 समथिंग था वो, पीछे जो 18% था वो पुराना वाला डाटा था, ये नया डाटा है 19.9। 2020-2021 के डेटा के हिसाब से ये इंक्रीज किया है, जो मैंने 2% बताया था यहाँ पे। एक ही बुक में दो जगह दो डाटा दिया है, लेकिन रिसेंट वाला ही याद रखना है, 19%। उसके बाद प्लाव विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, मोल्ड बोल्ड प्लाव। ये एक तरह का हल है जो कि यूज किया जाता है, मतलब ये बहुत हार्ड लेवल पे जो बड़े बड़े रोड होते हैं उसको भी फोड़ देते हैं, इसको एमबी प्लाव भी बोलते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल ग्लाइकोजन। क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो उसको जब रिजर्व करते हैं लिवर में, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, इसी रूप में वो स्टोर होता है लिवर में जाके। और जब हम किसी एनिमल को मार के खाते हैं तो फिर यही प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है, इसलिए ग्लाइकोजन। उसके बाद ऑन विच क्रॉप फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एआईसीआरपी प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड? मेज, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर एनआरसी सबसे पहला किस चीज पे बनाया गया था? ग्राउंडनट का, जूनागढ़ गुजरात में। फिर बाद में बाकी सारे एनआरसी का फॉर्मेशन हुआ। द रीजन इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, ओशियन, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर। कई सारे स्फेयर्स होते हैं लैंड के लिए, जैसे ट्रोपोस्फेयर और वो स्ट्रेटोस्फेयर, वो तो स्काई में ऊपर आसमान में है, लेकिन अगर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसको बायोस्फेयर बोलते हैं। और जो पानी का एक जगत है, एक संसार है, उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद है, यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 2, जिसमें ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर और रिलेटेड टर्म्स के बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड अगर से आया था, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है, एग्रो, जिसका मतलब होता है फील्ड, और नोमोस का मतलब होता है मैनेज करना। हॉर्टिकल्चर भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है हॉर्टस, इसका मतलब गार्डन, और कल्चरा का मतलब कल्चर, सॉइल। पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों से आया था, क्योंकि जो पोमम वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लेकिन जो लोगोस वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिस्कोर्स। ओमम का मतलब फ्रूट। ओलेरिकल्चर ये लैटिन वर्ड से आया था, ओलेरिस, और जिसका मतलब होता है पॉटहर। और इंग्लिश वर्ड कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, ये भी लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है, एक्स का मतलब आउट, टेंसियो का मतलब स्ट्रेचिंग। सॉइल लैटिन वर्ड है, सोलम का मतलब ग्राउंड, फ्लोर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट। मॉनसून अरेबिक वर्ड है। मौसम, मौसम वर्ड से मॉनसून लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज इन सीजन। बायोडायनामिक्स ग्रीक वर्ड है, बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, और डायनामिक्स का मतलब होता है एनर्जी। उसके बाद है ट्रक गार्डनिंग, फ्रेंच वर्ड से आया है टॉर्कर। ट्रॉकर का मतलब होता है बार्टर और एक्सचेंज करना गुड्स का। नेमाटोड का मतलब ग्रीक वर्ड से आया है नेमा, नेमा का मतलब होता है थ्रेड, धागा जैसा चीज। और टॉयड का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि जो कीड़ा धागा की तरह प्रेजेंट हो उसको नेमाटोड। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड से है, पेडोन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ। इडेपोलॉजी ग्रीक वर्ड है, एडेपोज, इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और डिस्कोर्स। मार्केट लैटिन वर्ड है, मार्केटस, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंडाइज, जहाँ पे जिस जगह पे ट्रेड किया जाए।
इवोल्यूशन लैटिन वर्ड से एवोल्यूशियो का मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। एंजाइम ग्रीक वर्ड है, एन का मतलब इन और जाइम का मतलब फर्मेंट। क्रेडिट लैटिन वर्ड है क्रेडो का मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। लेग्यूम लैटिन वर्ड है लेग्यूमेन जिसका मतलब होता है बीन। पल्सेस लैटिन वर्ड है पल्सेस जिसका मतलब है प्रोटीन रिच इडिबल ग्रेन्स, मतलब ऐसे ग्रेन जिसके अंदर प्रोटीन भर भर के हो। उसके बाद है सीरियल्स, रोमन वर्ड सेरेस से आया था जिसका मतलब होता है ग्रेन्स की देवी, मतलब अनाज की देवी। उसके बाद शुगर केन, ये संस्कृत वर्ड शक्कर से आया है, शक्कर जिसका मतलब होता है शुगर। कॉटन भी संस्कृत वर्ड से आया है, करपास कपास, कॉटन ट्री। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब अराची से, अराची का मतलब होता है ग्राउंडनट। रबी खरीफ और जायद ये तीनों शब्द अरेबिक है, हिंदी का नहीं है। सोसाइटी लैटिन वर्ड है, सोसाइटियास से आया था जिसका नाउन सोसियस बोला जाता है। सोसियस का मतलब होता है फ्रेंडली, कॉमरेड मतलब कि एक समूह। वल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है वल्गराइज जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज करना। सेल भी लैटिन वर्ड है जिसका सेला, सेला का मतलब होता है एक स्मॉल ग्रुप जो कि मिलकर एक जैसा काम करे। इन विवो इन विट्रो ये दोनों लैटिन वर्ड है। इन विवो जिसका मतलब होता है लिविंग, विद इन द लिविंग। इन विवो का मतलब लिविंग के अंदर और इन विट्रो यानी कि ग्लास के अंदर। बहुत सारे लोगों ने आपने पढ़ा होगा इन विट्रो कल्चर और इन विवो कल्चर। विवो कल्चर यानी कि हम उसको जंगल में ही ग्रो होने दे रहे हैं, लैंड में ग्रो होने दे रहे हैं। और इन विट्रो का मतलब हम उसको लैब में लेकर आए, लैब में ग्रो कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो इन विट्रो हुआ। प्लास्टिड ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकाज जिसका मतलब होता है फॉर्म्ड या मोल्डेड किया हुआ। उसके बाद है इकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पे रहते हैं लोग। और लोगोस ग्रीक वर्ड है स्टडी। कुछ चीजों को तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, जैसे कल्चरा है, लोगोस है, लोगोस का मतलब हमेशा स्टडी होगा। एंटेमोलॉजी इसमें भी लोगस है, लोगोस का मतलब हुआ स्टडी या डिस्कोर्स। ग्रीक वर्ड इंटेमोन है जिसका मतलब होता है इंसेक्ट, यानी कि जिसको हम सेक्शन में काट सके। आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड पोडस से है, पोडस का मतलब होता है पैर। और आर्थ्रोस का मतलब होता है सेगमेंटेड। आपने देखा होगा कि जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और थोरैक्स और एब्डोमेन होता है, तीन पार्ट में उसका होता है। और उसके 6 पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा के। अब वो सेगमेंटेड है तो हम उसकी स्टडी सेगमेंट वाइज ही करते हैं। आर्थ्रोपोडा का ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, जिन्होंने एनिमल किंगडम पढ़ी है उन्हें पता होगा। फाइटोपैथोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड फाइटोन से आया है जिसका मतलब होता है प्लांट। और पैथोस का मतलब होता है उसकी बीमारी, और लोगोस का मतलब नॉलेज। ये 3 शब्दों से मिला है, फाइटो, पैथो और लोगोस। फंजीसाइड लैटिन वर्ड है फंगस जिसका मतलब होता है फंजाई। और सियाइडो मतलब होता है टू किल। जहां पे भी साइड वर्ड आया ना वो मतलब जैसे बैक्टीरियोसाइड, फंजीसाइड, तो साइड जहां पे आया ना मतलब कि किल करना। मेट्रोलॉजी ये वर्ड आया मेट्रोज से, ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब है अर्थ सरफेस के ऊपर यानी आसमान की बातें करना, एटमोस्फेयर। लोगोस मतलब स्टडी। मेट्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, मौसम का स्टडी करते हैं, जिसमें बादल के बारे में पढ़ना होता है, बारिश के बारे में। तो सिंपल सा यही मीनिंग है उसका। क्लाइमेट ग्रीक वर्ड क्लाइमा से आया है जिसका मतलब होता है वेदर कंडीशन, एक जगह के वेदर कंडीशन के बारे में स्टडी करना। उसके बाद है सोशियोलॉजी, ये लैटिन ग्रीक वर्ड है, दोनों वर्ड है। क्योंकि सोसियस जो है वो लैटिन वर्ड है लेकिन लोगोस तो ग्रीक है, अभी इतने देर से मैं बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब घर का जो हिसाब किताब है, कह सकते हैं उस केस में ये बोला जा रहा है। नोमोस का मतलब हुआ मैनेजमेंट, यानी घर को कैसे मैनेज करना है। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, साइकी मतलब होता है सोल, आत्मा के बारे में। और लोगोस स्टडी, बेसिकली आत्मा किसको बोलते हैं, मन को, मन का स्टडी साइकोलॉजी। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो मेरे में है वो हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन में पढ़ा चुकी हूँ एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस में। एंटरप्रेन्योर फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्ड्रे से आया है। मेन्योर फ्रेंच वर्ड मेनोवियोरर से आया है जिसका मतलब होता है वर्क विद सॉइल, सॉइल के साथ काम करना। कंपोस्ट लैटिन वर्ड है कंपोर्नरे, यानी कि सबको एक साथ रखना। हम क्योंकि हम इसको सड़ा गला के बनाते हैं ना एक साथ रख के। अब है यूनिट 3 जिसमें हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। कैसे शुरू हुआ एग्रीकल्चर। जो सबसे पहले का फेज है ना 70 मिलियन साल पहले, सबसे पहले कौन आए, प्राइमेट्स, प्रोजमीन्स, सब ये सब जो है ट्रीज के ऊपर रहते थे, जैसे बंदर थे ना हम लोग, ऐसा कहा जाता है। तो वो 70 मिलियन साल पहले की बात है।
उसके बाद 40 मिलियन साल यानी कि 30 मिलियन साल और बीत गए। तब मंकीज और एप्स का जन्म हुआ। उसके बाद 1.5 मिलियन साल पहले मतलब कई साल और बीत गए। अभी से 1.5 मिलियन साल पहले यानी कि और कई कई मिलियन साल बीतने के बाद पहला ट्रू मैन आया, मतलब जो सच में आदमी था, होमो इरेक्टस जिसको बोला जाता है। दो तरह के लोग थे, एक अफ्रीका में थे और पहला इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वाला हमारे साइड रहते हैं और अफ्रीका वाले कहीं और रहते हैं। फिर 1 मिलियन साल पहले यानी कि आधा मिलियन साल और बीत गया। उसके बाद होमो इरेक्टस ना माइग्रेट करके अलग अलग जगह पे जाना शुरू किए। फिर कुछ आधा 0.2 मिलियन साल और बीत गया। फिर होमो इरेक्टस अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगे बर्फ के एरिया में भी, टेम्परेट रीजन में। उसके बाद 0.5 मिलियन साल पहले परकिंसिस, उसी में एक और स्पीसीज जनरेट हुई, होमो इरेक्टस परकिंसिस। इन्होंने यूज करना सीख लिया आग को, उन्होंने पका के खाना सीख लिया। 0.4 मिलियन पहले के आदमी घर बनाकर रहने लगे, किसका यूज करके? पेड़ को काट के उसके ब्रांचेस को। फिर 32,000 साल पहले यानी कि कुछ और साल, कुछ हजार पे हम लोग आ चुके हैं अब। 32,000 साल पहले की बात है, क्रो मैग्नन मैन जो है ना, जिस जो एक दूसरा स्पेसिस है, अभी देखिए परकिंसिस स्पेसिस था, अभी सेपियंस सेपियंस आ गए। ये लोग ट्रू मैन है, ये लोग ना यूरोप में इमर्ज हुए और इन लोगों में कुछ अलग था बाकियों से। 10,000 बीसी, ये बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, ये भी डिनोट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को। तो ये जो 32,000 है, ये जो हजार वाला पीरियड शुरू हो रहा है, ये सब बिफोर क्राइस्ट है। 10,000 साल पहले फर्स्ट पेल्ट एनिमल, मतलब जिसको पालतू बना के रखा, डॉग, क्यों ये लोगों ने डॉग को पालना शुरू किया। और 8700 बीसी शिप को पालना शुरू किया, भेड़ को। तब जाके उन्होंने बकरी पाला। फिर उन्होंने सबसे पहले जो अनाज उगाया था वो व्हीट बार्ले था। उसके बाद उन्होंने कैटल, गाय भैंस को और सुअर को भी पालना शुरू किया। फिर तब जाके मेज उगाना शुरू किया 4400 बीसी में। और फिर 4000 बीसी में राइस को उगाना शुरू किया। देखिए व्हीट पहले आ चुका था, मेज बाद में आया, फिर राइस आया, तब जाके आलू आया। आलू आया 3500 बीसी में। व्हील, तब जाके उन्होंने चक्का को बनाना सीख लिया और जैसे ही चक्का बना, अब एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना बहुत आसान हो गया। फिर आया ब्रॉन्ज, जिससे उन लोगों ने टूल्स बनाना शुरू किया और सिक्का वगैरह बनाए। फिर प्लॉ जिसको हल बोलते हैं, हल का आविष्कार हुआ 2900 बीसी में। और उसके बाद उन्होंने पानी डालना शुरू किया। इतने दिन से ना वो लोग बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट थे कि जब बारिश होगी तो हमारा खेत पट जाएगा। अदरवाइज उन्हें इरिगेशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं था। उसके बाद 2700 बीसी में उन्होंने सिल्कवर्म को पालना शुरू किया, यानी कि अब कपड़ा उन जानवर के चमड़े से नहीं बनाएंगे वो लोग, अब सिल्क से कपड़ा बनेगा। 2300 बीसी में चिकपी, पियर, सरसों और कॉटन, ये सब का भी इंट्रोडक्शन हो गया। अब वो लोग और भी वेराइटीज खाना शुरू कर दिए। 2200 बीसी में उन्होंने फाउल यानी कि एक तरह की चिड़िया ही है मुर्गी की तरह। उसके बाद बोफेलो, एलिफेंट, याद रखने के लिए आप मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये सब फिर आ गया, ये सब का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद 1800 बीसी में फिंगर मिलेट, रागी को उन्होंने उगाना शुरू किया, जो श्री अन्न में अभी काउंट किया जाता है ना, मिलेट्स। उसके बाद 1725 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ sorghum हुआ। और 1500 बीसी में सुगर केन और इरिगेशन आ चुका था। और 1400 बीसी में आयरन आ गया। ब्रॉन्ज पहले आया था, फिर आयरन आया था। ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है। उसके बाद 1600 बीसी पहले आयरन का एज खत्म हुआ और पंजाब, यूपी, बिहार में क्रॉप कल्टीवेशन शुरू हुआ। 491 बीसी पहले फार्मिंग ऑपरेशन कुल्लू वागा और महावागा बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखा गया था। अब हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल ज्यादा पास नहीं, पहले तो आदिवासी आदि मानव से कहानी शुरू हुई थी। अब प्योर आदमी जो है स्टार्ट हो गया यहाँ पे आयरन एज आने के बाद। 760 880 के बाद, क्योंकि अब कॉटन का इंट्रोडक्शन हो गया है तो कपड़ा वगैरह सब कुछ बन चुका है, चक्का बन चुका है। तो 760 एडी जो है, एडी का फुल फॉर्म क्या है? एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी उनका बर्थ होने के पहले। तो अब एडी हो गया, अब उनका बर्थ हो चुका है बीसी यहाँ तक।
अब 760 800 AD उनके बर्थ के इतने सालों बाद पर्सियन व्हील का अर्गा घट्टा जो इंडिया में बोला जाता है वो चक्का बना। 900 1000 AD में आयुर्वेद, वृक्षा आयुर्वेद, कृषि पराशर, ये सारी किताबें लिखी गई। कश्यप, ऋषि कश्यप के द्वारा कृषि सूक्ति लिखा गया। फिर 15 सेंचुरी AD के बाद स्वीट ऑरेंज, सॉर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट ये सब भी कल्टीवेट होने लगा। 16 सेंचुरी AD के बाद सेवरल क्रॉप और पोर्तुगीज वगैरह जब इंडिया में आए तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरारूट, कसावा, टोमेटो, चिली ये सारी चीजें वहां से लेकर आए थे। पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैश्यू, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर। और ये चीजें आप याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगीज लिखा है तो ये सारी चीजें बाहर से आई है। ओरिजिन के मामले में आप याद कर सकते हैं। फिर 350 AD में पोर्टुगीज जो आए ग्राफ्टिंग टेक्निक लेकर आए हॉर्टिकल्चर में। बहुत बड़ा चीज था ये क्योंकि ग्राफ्टिंग आने के बाद कई अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाना आसान हो गया। 1795 AD यानी 200 साल और बीतने के बाद लेफ्टिनेंट विलियम फ्रेजर यानी अब अंग्रेज आ चुके हैं, पूसा बिहार में घोड़े पालना शुरू किया। 1820 AD में GL ब्लेन ने वेस्टर्न जमुना कैनाल बनाया था। 1824 AD में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पब्लिश हुआ था पहली बार। 1845 में आयरिश फेमाइन हुआ था। आयरिश फेमाइन ये हमेशा पूछा जाता है कि किस क्रॉप में हुआ था। अब अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में हुआ था। और उसके बाद बंगाल फेमाइन आया, ये भी बहुत फेमस है। इसमें 15 लाख पीपल डाई हो गए थे। ये किस किस डिजीज में हुआ था? इसका आंसर होगा ब्राउन ब्राउन स्पॉट इन राइस। उसके बाद और भी कई भुखमरी, फेमाइन मतलब क्या होता है? भुखमरी फैला है 1868-69 में। अब है कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अभी तक जो था वो हिस्टोरिकल एंशियंट हिस्ट्री थी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसमें 1871 में रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, कॉमर्स ये स्टार्ट हुआ, जो मतलब अब कर देना होगा किसानों को, ये स्टार्ट हुआ। 74 में अकरेंस ऑफ सेवर, फिर बिहार में भी यहाँ भुखमरी हो गई सेवर लेवल पे। 1875 में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहली बार बनाया गया जिसका हेड क्वार्टर कलकत्ता में था और बाद में इसको पुणे शिफ्ट किया गया, फिर और बाद में इसको दिल्ली लास्टली 1944 में दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। 1876 में मद्रास में और बॉम्बे में बहुत तहलका मचा था, फेमाइन, वहां भी भुखमरी फैली। 77 में पंजाब में भुखमरी हो गया जिसमें 10 लाख लोग मर गए। 1880 में फेमाइन कमीशन को रखा गया कि जहां भी भुखमरी फैलेगी आपको निगरानी करनी है, तो 1880 में उनको तय किया गया। फिर 1882 में वेटनरी कॉलेज लाहौर में, पाकिस्तान में जो पड़ता है अभी, वेटनरी कॉलेज खोला गया कि जानवरों का भी देखभाल करना पड़ेगा, कम से कम भुखमरी के समय में दूध तो मिल जाए। 1891 में जो ये वेलकोर रिपोर्ट निकाला उन्होंने, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या स्थिति चल रही है इसके बारे में। और 1899 और 1900 में फिर से भुखमरी फैली जिसको छप्पनिया काल बोलते हैं। 1956 में बहुत जोर से ये भुखमरी हुई थी इसलिए ऐसा नाम रख दिया है इसका। 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून ये स्टेब्लिश हुआ। और 1905 में एग्रीकल्चर कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ पुणे और कानपुर में। आप में से किनको याद है IRI कब एस्टेब्लिश हुई थी? मैंने एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस में बताया था, अगर आपको याद है आप कमेंट में बताइए, अदरवाइज फिर आने वाला है, मैं बता रही हूँ आगे। उसके बाद सब और नागपुर ये सारा 1901 से 1905 इसी टाइम पीरियड में ये सब एस्टेब्लिश हुए। और 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन आया। उसके बाद इंटेमोलॉजिस्ट आए, नियोलैंडी निसेवेली, उनको अपॉइंट किया गया। 1903 में मॉडल विलेज बनाया गया रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत। डेनियल हैमिल्टन, उन्होंने बताया कि मॉडल विलेज को कैसा होना चाहिए, एक आइडियल विलेज जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो। फिर 1903 में HM लम्फ्रॉय आए जिन्होंने जो सेकंड इंटेमोलॉजिस्ट थे। उसके बाद 1905 में IRA देखिए आ गया। 1905 होगा इसका आंसर, मुझे पता था। ये इंपेरियल इसका पहले नाम था, बाद में इसका नाम इंडियन हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट IRI, जो पूसा बिहार में था पहले और बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया क्योंकि बाढ़ और भूकंप दोनों बहुत जोर से आया था बिहार में 1934 में, जिसकी वजह से भारी तबाही फैली थी, तो फिर इसको न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया 1936 में। उससे पहले ये पूसा समस्तीपुर में ही हुआ करता था।
उसके बाद 1919 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, बहुत सारे सुधार किए गए एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई एग्रीकल्चर को पढ़ता ही नहीं था। 1990 में इसको जोरों शोरों से एक विषय, एक राज्य को, हर राज्य को पढ़ाने के लिए बोला गया। और 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट आया, फिलब्रेन। अच्छा, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सर आप पूछता है एग्जाम में, ये याद करना है। गुड़गांव प्रोजेक्ट एफएल ब्रेन के द्वारा है, श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मार्थंडम, स्पेंसर हैच और सेवाग्राम गांधी जी। ये सब याद रखना है, और डेट के साथ। ये तीनों का तीनों 1921 में हुआ था, गुड़गांव वाला 1920 में। और इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जो कि उसके हेड थे हैमिल्टन, सॉरी, लिलिंचिग्रो, लॉर्ड लिमिंथिग्रो, सही बोले। 19 आरसीए सबमिटेड रिपोर्ट, ये जो रॉयल कमीशन था, उन्होंने रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट 1928 में उन्होंने सबमिट किया, 2 साल के अंदर अंदर। और 29 में इंपीरियल, जो कि अभी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि आईसीएआर, आप देख सकते हैं कि पहले आईएआरआई बना था, बाद में आईसीआर बना था। जबकि अब आईएआरआई भी आईसीआर ही कंडक्ट करा रही है, उसमें इंटर्न्स के लिए भी हमको आईसीआर देना पड़ता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो पहले आईएआरआई बना था 1905 में, लेकिन आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1929 में, उससे कई सालों बाद, जो कि जिसका सेंटर न्यू दिल्ली है। 1931 में इंडियन सेंट्रल लैक कमिटी आया, उसके बाद 1936 में जूट कमिटी आया, जूट में भी इंडिया फर्स्ट पे है। उसके बाद 1940 में मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग का स्टार्ट किया गया आईसीआर के द्वारा। अभी भी ये पब्लिश होता है, इंडियन फार्मिंग, जो हर मंथ में एक बार निकलता है। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएट किया गया। उनका काम यही था कि फूड के ऊपर सारा रिपोर्ट तैयार करना है और पता करना है कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर 1942 में ऐसा देखा गया, उन्होंने, वो लोग बहुत, फूड कमीशन जब आ चुका है तो अब सब सेंसिटाइज हो गए कि नहीं, फूड पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो भुखमरी फिर से आएगी। तो उन्होंने एक मुहिम चलाया कि नहीं, ग्रो मोर फूड, अब और ज्यादा उगाओ भाई। बहुत बार फेल हुआ है ये वाला मुहिम, फिर स्टार्ट हुआ 1947 में, फिर से इसको रीस्टार्ट किया गया 42 में, 5 सालों बाद। इसका काम यही था कि उन लोगों को मोटिवेट करना था कि और अनाज उगाओ। 1943 में ना ग्रेट बंगाल फेमाइन, अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ये क्या करता है? ये राइस में होता है, ब्राउन स्पॉट इन राइस। ये बंगाल फेमाइन इसी ऑर्गेनिज्म से हुआ था। कई बार ऑर्गेनिज्म पूछ देता है एग्जाम में। 1943 में ये हुआ था, ग्रेट बंगाल फेमाइन। अभी बोला ही जा रहा था कि और अनाज होगा, और तब तक ये फिर से हो गया। तो इसीलिए 1947 में फिर से ये वाला ग्रो मोर फूड कैंपेन फिर से पकड़ लिया था जोर। 1944 में सेंट्रल शुगर केन कमेटी आया, फिर कोकोनट कमेटी आया, फिर टोबैको कमेटी आया। ये साल दर साल एक साथ निकालते चले जा रहे थे। फिर इंडियन विलेज सर्विस स्कीम, जिसको एटी मोस्टर ने उगाया, मतलब इसको स्कीम को लाया था। और इस सर्विस में न्यूयॉर्क और आर एन बी एन गुप्ता मिलकर किए थे। एटी मोस्टर न्यूयॉर्क में थे और बी एन गुप्ता इंडिया में। ये लोग मिलकर इंडियन विलेज सर्विस के लिए काम कर रहे थे। 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज, जिसको डीपीपीक्यू एंड एस फरीदाबाद में बोला जाता है, ये पूछता हुआ है। 1946 में इसका गठन हुआ था। अच्छा, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज का काम क्या है? अगर हम बाहर से कुछ भी मंगा रहे हैं और उसमें बीमारी है, या पहले से कोई कीटाणु है, या कोई भी कीड़ा है, तो हमको उसको पहले ही चेक कर लेना, क्वारंटीन करना है, तब स्टोरेज करना है, या हमको बाहर भेजना है, या फिर प्लांट के बीमारी के ऊपर कुछ डिस्कस करना है, ये सारा काम इसी का है। तो अभी ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम बहुत चीजों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों कर रहे हैं। 1946 में सीआरआरआई, जिसको कटक उड़ीसा में है ये, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, इसको एनआरआरआई बोलते हैं। उसके बाद 1946-47 में फिरका डेवलपमेंट ऑफ मद्रास स्टेट, जो कि टी प्रकाशन, टी थाड़ूगढ़ के द्वारा शुरू किया गया 1947 में। इंडियन सेंट्रल ऑयलसीड कमेटी, यानी कि जो तिलहन फसल है उसके ऊपर की कमेटी तैयार की गई जनवरी 1948 में। जीएटीटी, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका भी काम वही है। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में ये थोड़ा मदद करता है, और टैरिफ जो टैक्स देना होता है उसके ऊपर का काम है। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर के द्वारा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद 1949 में अरिका नट कमिटी, अरिका नट किसको बोलते हैं? कसैली को, जो जानते हैं। उसके बाद इसका प्रोडक्शन हम लोग को हॉर्टिकल्चर में पढ़ना होता है। 2 अक्टूबर 1952 में
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको सीडीपी बोलते हैं वो आया। फिर उसी 1 साल बाद आया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1956 में आया प्रोजेक्ट ऑफ इंटेंसिफिकेशन रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल मिलेट्स, जिसको पीरकॉम बोलते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद 1957 में आया वही एआईसीआरपी, जो था मेज में सबसे पहले आया था ना, इसलिए इसका नाम ही था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसको एआईसीएमआईपी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। 1958 में स्टेटेड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आईएआरआई के अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी यूजीसी एक्ट के अंदर में, उसको भी स्टैब्लिश किया जाने लगा। 1958 में स्पाइसेज और कैश्यू नट यानी काजू की कमेटी तैयार की गई। अक्टूबर 1958 में नाफेड आया। ये नाफेड पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अक्टूबर यानी गांधी जी के बर्थडे में 1959 में पंचायती राज को लाया गया, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये 3 टायर सिस्टम है जो बलवंत राय मेहता के द्वारा लाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। फिर 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जीबी पंत बना पंतनगर में। और फिर 1960 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको आईएडीपी बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है, ये आया था। उसके बाद 63 में सीड कॉर्पोरेशन आया। कहीं कहीं पे इसका डेट 64 भी लिखा गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डेट सही है। मतलब वो लाया तो इस में गया था, लेकिन वो इस्टेब्लिश मतलब वो रन करना शुरू किया था 64 में। 1964 में कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। उसके बाद 65 में डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। 65 में एक और आया था नीलोत खेरी प्रोजेक्ट, मजदूर मंजिल भी जिसको बोलते हैं, इसके दे आए थे। फर्स्ट डीजी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर बीपी पाल थे, उनको 1965 में। फिर 1965 में एक और काम हुआ। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, तो इसको याद करना इजी हो जाएगा। एक साथ ये 1965 वाला आप याद कर सकते हैं। एआईसीआरपी को स्टैब्लिश किया गया 1966 में। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जिसको एचवाईवी भी बोलते हैं, वो आया। 66 में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन आया। 66-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन ईयर, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट इसी साल से हुआ था, जिसके फादर कौन है, एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद 67-68 में फार्मर ट्रेनिंग और एजुकेशन सेंटर बनाया गया, मतलब फार्मर्स को ट्रेनिंग देंगे हम, ऐसा उन्होंने मान लिया था। फिर 1965 में सेकंड इरिगेशन कमीशन है। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन कब आया था, यहाँ पे दिया हुआ है 1901। और सेकंड कब आया, 69 सालों के बाद, 1961। उसके बाद है और भी 2 पेजेस है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप पीछे करके पढ़ लेना। सारा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट वाला पढ़ देती हूँ। तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एआरएस, जो ये अभी एग्जाम सब होता है ना एआरएस का, ये आया था 1973 में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर है, मिनी के ट्रायल प्रोग्राम है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम है। फिर केवी के मोहन कमेटी के द्वारा फर्स्ट केवी के पौंडीचेरी में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम अंत्योदय योजना 1976 में। एनएआरएम, ये एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसका काम है जब एआरएस सेलेक्ट होके जाते हैं ना साइंटिस्ट, यहीं पे उनको ट्रेनिंग मिलता है। अशोक मेहता कमेटी, 2 टायर्स प्रोग्राम है पंचायती राज सिस्टम का। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। फिर पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ नहीं, नेताओं का तो अलग ही चलता है। अच्छा ठीक है। 79 में रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम जिसको बोलते हैं। लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 जून 1979। रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट, नेशनल बैंक, नाबार्ड, ये वाला भी याद रखना है। एक्सटेंशन प्रोग्राम, लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। उसके बाद है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, आवास योजना 1985। टेक्नोलॉजी मिशन ऑयल सीड, वाटर सेट डेवलपमेंट। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट इंटीग्रेट वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला समृद्धि योजना। उसके बाद है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है अगेन 1988 में। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको एनआरएलएम भी बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल मैंने उसमें बताया है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस में। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, एनएआईएस। अन्य योजना, ग्राम सड़क योजना पीजीएसवाई, इंटीग्रेटेड ऑयल सीड आइपोजम, और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम
और फिर है NASC, ये सारा इम्पोर्टेंट है। फिर है कुछ और 4-5 है, मेरीन फिशरीज, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मई 2005 में आया था। फिर भारत निर्माण है, 2006 में बम्बू मिशन है, 2006 में NAIP है, 2006 में एक और है मनरेगा, मनरेगा 2006 में आया था। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी अगस्त 7 में, फूड सिक्योरिटी मिशन, कृषि विकास योजना अगस्त 7 में, अप्रैल 2014 NHM, MIDH, नेशनल प्रोग्राम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये पता होना चाहिए ये सब। उसके बाद है यहाँ से एग्रीकल्चर रिसर्च कौन कौन है। फिर जैसे 1926 में रॉयल कमीशन RCA जो था, उसके लिलिंथ गो जो थे ना, उसके हेड कर रहे थे उसको, वो ICAR को प्रमोट करने के लिए फिर ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार करवाए थे, मतलब उनके अंडर में ही ये सब हो रहा था। फिर रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट 1928 में दिया, ये पीछे भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे एक बार सीक्वेंस में ये दे दिया है ताकि याद करने में इजी हो। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और उसके बाद है यहाँ से IRI के बारे में, ये जब हुआ तो फिर इसका नाम कब चेंज हुआ। फिर डिप्लोमेट डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट, ये इंस्टीट्यूट ये भी देने लगा ये डिग्री डिप्लोमा। और अर्थक्वेक और फ्लड की वजह से फिर पूसा में जो बर्बादी हुई, उसके बाद 1936 में इसको शिफ्ट किया गया। इंडियन डायरेक्टर को रखा गया B विश्वनाथ। इससे पहले जो थे ना, बाहर के ही डायरेक्टर, मतलब अंग्रेज लोगों को डायरेक्टर बना दिया जाता था। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी UG एक्ट के अंदर ये सब आया। उसके बाद यहाँ से फुल फॉर्म दिया हुआ है सारे इंस्टीट्यूट का। ये इंस्टीट्यूट्स भी याद करना आपको जरूरी है। जैसे सीफेक कहाँ पे है, सीधे सीधे पूछ देगा ऑप्शन में, लुधियाना आपको टिक करना होगा। CRRI ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ है, क्रीडा हैदराबाद में है। तो ऐसे करके आपको ये सब भी याद करना होगा। फिर स्टेटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। फिर SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। फिर CIFT कहाँ है, ऐसे करके कोचीन केरला में है। NBPGR, ये सारा नेशनल ब्यूरोज है। एनिमल साइंसेस फिशरीज है, ये सारा आपको याद कर लेना है। उसके बाद और भी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो सब नेशनल ब्यूरो था, उसके पहले इंडियन था, अभी ये वाला सब इंटरनेशनल है। जैसे ये राइस वाला बहुत पॉपुलर है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में है। फिर मेक्सिकन इकार्डा, इक्रिसैट, ये सब इम्पोर्टेंट ही है। IBPGR प्लांट जेनेटिक, जो इंडिया वाला है ना, नेशनल वाला, नेशनल NBPGR है। और ये IBPGR ना है, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, ये रोम इटली में है। इसके बाद अदर इंस्टीट्यूट भी है, जैसे NARRM FRI है, ये सब पहले भी। NCERT, जिसका बुक्स आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद NRC वॉर, वुमेन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। NBB नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। उसके बाद अपीडा है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन एक्ट 1958 में है। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। गैट, CACP, NIAM, नहीं NIAM तो अभी भी जयपुर में, ये तो मतलब वहाँ पे आप MBA कर सकते हैं, कैट से इसका सिलेक्शन होता है। उसके बाद सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फिर कुछ अवार्ड्स हैं। अब ICAR के फील्ड में ना, अगर आप अच्छा रिसर्च करते हैं क्रॉप साइंस के मामले में, तो आपको हरिओम आसाराम ट्रस्ट अवार्ड मिलता है। वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अगर है, अच्छी है, मतलब ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड मिलता है। ये सब कुछ अवार्ड्स के नाम है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड दिया जाता है एक्सीलेंट जर्नलिज्म करने के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद कुछ पब्लिकेशन है, जैसे कुरुक्षेत्र, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली से निकल रहा है। साइंस रिपोर्टर CSIR से निकल रहा है। ये कुछ पब्लिकेशन है। उसके बाद है यूनिट 5, इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है, आगे के फोटोज आप खुद सर्च कर लेना, इसके आगे मैंने फोटोज नहीं लगाया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, 7 अगस्त 1925 में इनका जन्म हुआ था और 28 सितंबर 2023 में इनका देहांत हो गया। ये व्हीट ब्रीडर थे और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। इंडिया में मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर थे, मतलब पहले रह चुके हैं।
और वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 1987 में एफएओ के द्वारा दिया गया था। इनको मिलेनियम प्राइज भी दिया गया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एपी वाजपेयी 88 नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर में इनको दिया गया था 3 से 7 जनवरी, जो कि 2001 में आईआरए दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ था ना, उसमें इनको मिलेनियम प्राइज दिया गया था। एक्स प्रेसिडेंट्स ये रह चुके हैं नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर इंडिया के, और इन्होंने एक किताब लिखी थी वीट रेवोल्यूशन। उसके बाद इनको वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप न्यू दिल्ली में इनको फिर से प्राइज दिया गया। इतने सारे प्राइजेस हैं इनके नाम। और हाँ, इनके मरने उपरांत इनको भारत रत्न भी दिया गया है 2024 में, फरवरी में। और फिर सेकंड है एनी बॉरलॉग। 1914 2009 इनका जो ईयर रह चुका है। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे थे। जैसे MS स्वामीनाथन इंडिया लेवल पे है, ये वर्ल्ड लेवल पे है। ये अमेरिकन वीट साइंटिस्ट है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। बाद में वीट पे इन्होंने अच्छा रिसर्च किया, और इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 1970 में। फिर वर्गीज कुरियन 20 नवंबर 1921 से 9 सितंबर 2012, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर है, यानी कि मिल्क के ऊपर इनका। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB आनंद गुजरात में ये चेयरमैन रह चुके हैं। ब्रेन बिहाइंड इस ऑपरेशन के पीछे ऑपरेशन फ्लड इन्होंने रखा था, जिसमें इनका यही प्रोग्राम था कि पूरे देश में दूध की नदियां बहे। 1970 से 96 तक ये फ्लड बहुत अच्छा काम किया। मैगसेसे अवार्ड इनको नवाजा गया 1963 में, और वर्ल्ड फूड प्राइज है 1989 में इनको दिया गया। उसके बाद है इसके वसल, जो मेड ब्रीडर हैं जिनका सीमेंट में अच्छा काम था, इनको भी वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 में दिया गया। क्योंकि हमें मेज रिच अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान लाइसिस, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था, किसके साथ मिलकर? डॉक्टर ई विलेगास के साथ मिलकर। फिर चड्डा, जो आप हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक पढ़ते हैं, बुक का वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये पोमोलॉजिस्ट थे, और ये फादर ऑफ ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन इंडिया में थे। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसका है? हनी और फ्रूट का। तो ये उसके फादर रह चुके हैं। मतलब इसके ऊपर इन्होंने अच्छा रिसर्च किया था। उसके बाद आया RS पगोडा। ये फॉरेस्ट ब्रीडर थे, यानी कि जो हम चारा खिलाते हैं गाय को, और बाकी जो वो भी तो एक पूरा एक कल्टीवेशन इंडस्ट्री है जिसमें हम चारा उगाते हैं। तो उसके ये ब्रीडर थे, और ये DG ऑफ ICR भी रह चुके हैं। फिर आई अमृता पटेल, ये NDDB आनंद की चेयरपर्सन रह चुकी है। फिर संजय राजाराम है, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर है, इनको चिन्नास फ्रेंडशिप मेडल मिल चुका है 2001 में। जीन्स खुश, ये राइस ब्रीडर थे, और जो आप आगे पढ़ेंगे अभी, सुपर राइस इन्होंने ही बनाया है। तो ये इनको वुल्फ प्राइज ऑफ एग्रीकल्चर 2000 में इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया था। फिर अचीवमेंट्स, अभी आ गया जो हम बोल रहे थे, GS खुश वाला अगले पेज में है। जेनेटिकली सबसे पहले पढ़ाया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिसमें हम कुछ अलग ऑर्गेनिज्म का जीन्स को उठाकर और इसमें पुट कर दिए, और वो क्रॉप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया, जो गुण उसमें नहीं था वो गुण अब आ गया है। तो ऐसे हम जो इंजीनियरिंग करके बनाते हैं, जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके मदद से जो हम क्रॉप बनाते हैं ना, उसको GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पे R नहीं होगा, T होगा। BT कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, गोल्डन राइस, ये सब। फिर पहला है BT कॉटन। BT का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis। ये एक तरह का बैक्टीरिया है, सॉइल में पाया जाता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो हम इसको क्या किए, ये क्या करता है ना, लार्वा जो होता है ना जिस कॉटन में। हाँ, फिर है ना कि जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, जो ये क्या करता है, इंसेक्ट लार्वा के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। तो जैसे ही जब हम ये जीन कॉटन के अंदर डाल दिए, तो अब जब बॉलवर्म उसको खाने का कोशिश करेगा, तो उसका क्या होगा, गट ही पूरा डैमेज हो जाएगा। वो मर जाएगा, वो नहीं खा पाएगा, पेड़ को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? अब इस जीन का जो नाम था वो था CRY1AC जीन। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉटन के अंदर। उसके बाद है GM कॉटन। ये पहला ऐसा क्रॉप है जिसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GAC ने अप्रूव किया था कि चलो ठीक है। अब मार्च 2002 में इंडिया में इसको मतलब परमिशन दिया गया कि ठीक है आप उगा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ना इस पे, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या क्रॉप है, उसके ऊपर बहस चलता है पूरा कोर्ट में। क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि जो ओरिजिनल वेराइटी हमारे पास है, कहीं इससे ब्रीड होके वो डिस्टर्ब ना हो जाए।
तो इसको परमिशन मिलने में काफी परेशानी होती है। इंडिया में मार्च में इसको परमिशन मिल गया था। कुछ वैरायटी यहाँ पे दिया। ये जो माहिएको है ना, ये एक कंपनी है। माहिएको, वो यही कंपनी ब्रीडिंग करवाई थी, बीटी कॉटन बनाई थी। तो उन्होंने रिलीज किया था ये कुछ वैरायटीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद पीयू पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पहला बीटी कॉटन को लाया था। ये सब नॉर्दर्न इंडिया में रिलीज तो किया गया। माया को यहाँ की कंपनी नहीं है, बाहर की है। लेकिन इंडिया में पीएयू में ये फिर से उसका वैरायटी को प्राइवेट सेक्टर सीड के तौर पे उसको रिपीटेड, मतलब कॉस्ट को बचाने के लिए वहां पे स्टार्ट किया जाने लगा। फिर पीएयू से ये दो वैरायटीज रिलीज हुई थी, PT1 और F1861। और RS213 SKRAU बीकानेर से फिर रिलीज हुआ। इन सब में क्राई 1 AC जीन को डाला गया, ताकि वो बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स, यानी बॉलवर्म के जितने पिंक वाले हैं और अमेरिकन बॉलवर्म है या जो भी है, सबको वो कंबाइंड वे में उसको दूर करे। ऐसा 3 वेराइटीज निकाले गए जिसमें जीन इम्पार्ट थे। फिर वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन 1996 में आया था, जिसको बॉलगार्ड 1 बोले थे। तो मायको, ये जो कंपनी थी ना, ये कोलैबोरेट की मोनसेंटो एक और कंपनी से, और वो दोनों मिलके बीटी वैरायटी बॉलगार्ड 1 बनाई। इसमें भी क्राई 1 AC जीन था। फिर रिसेंटली बीटी कॉटन वैरायटी बॉलगार्ड 2 आया है, जिसमें क्राई 1 AC जीन तो है, एबी जीन भी है, क्राई 2 AB जीन। कभी कभी ऑप्शन में पूछेगा कि क्राई 1 AC जीन के अलावा सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन में कौन सा और जीन यूज किया गया, तो सेकेंड जीन कौन सा है? क्राई 2 AB जीन। उसके बाद है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप बीटी टोबैको, 1987 में आया। सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप टोमेटो, यानी पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप टोबैको है, कॉटन तो बाद में आया। फिर टोमेटो बनाया गया, जिसको फ्लेवर सेवर वैरायटी बोला जाता है। कंट्री जो फर्स्ट पोजीशन है ट्रांसजेनिक प्लांट उगाने के लिए, यूएसए। और इंडिया का रैंक इसमें 5वां है। पोजीशन ट्रांसजेनिक सबसे ज्यादा सोयाबीन है, फिर मेज है, फिर तब जाके कॉटन है और कैनुला है। मोस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रेड्स जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ये वाले जीन डाली जाती है। या तो हर्बिसाइड से वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, या तो इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट जीन हम उसमें डालते हैं। जब भी ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो उसका मकसद यही दो होता है। उसके बाद टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ट्रांसजेनिक 1996 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि 2019 में 270 मिलियन हेक्टेयर हो गया। यानी अच्छा खासा ट्रांसजेनिक क्रॉप को पॉपुलैरिटी मिल रही है। उसके बाद सेकंड पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। मस्टर्ड में ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस मस्टर्ड हम डेवलप किए गए, और कंपनी का नाम था प्रो एग्रो सीड कंपनी लिमिटेड। बेयर क्रॉप साइंस जर्मनी से निकाला गया था। पहला वैरायटी नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको DMH11 बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पे है गोल्डन राइस। RPSC AO एग्जाम 2012 में ये पूछा गया था। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है गोल्डन, इसका कलर पीला होता है। यहाँ मैंने पिक्चर लगाया है, ये पीला कलर का, ये व्हाइट है। इसमें क्योंकि कैरोटीन ज्यादा है और ये प्रीकर्सर ऑफ विटामिन A इसमें है, तो आप जब ये राइस खाते हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाता है। इंजीनियरिंग करके बनाया गया है इंडो पोट्रिकस और पीटर बेयर 1990 में। इसमें जैसे ही आपको अगर विटामिन A की कमी है, आप ये राइस, ये जो इंगो पोट्रिकस थे ना, ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही इसको बनाया था, इसलिए इनको फादर ऑफ गोल्डन राइस बोलते हैं। फिर सेकंड आ गया सुपर राइस। ये गुरुदेव सिंह खुश, जो GS खुश अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, IARRI, यानी कि फिलीपींस में इन्होंने ये जो मतलब ये वाला रिसर्च किया था, और इम्प्रूव्ड वेराइटी है ये आजकल का। 25% राइस यही देखने को मिल रहा है, सुपर राइस। हाइब्रिड राइस, ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चाइना डेवलपमेंट हाइब्रिड राइस 1974 प्रोफेसर लोंग यांग पिंग यांग के द्वारा, इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है। ये चाइना के बाद इंडिया में बनाया गया पहली बार MGR, जो कि CORH1 के नाम से भी जाना जाता है। ये TNAU के द्वारा डेवलप किया गया था, और IARI से रिलीज हुई थी ये दो वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटी PRH1 PRH6। अब है हाइब्रिड मस्टर्ड। ये DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड, भरतपुर राजस्थान से डेवलप हुआ। वैरायटी DRMR NRC HB506, ये पहला हाइब्रिड था। और धारा मस्टर्ड, अभी जो पीछे मैंने बताया था ना, DMH11, ये भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया था। उसके बाद है सुपर वीट। सुपर वीट जो है DWR करनाल से आया था 2005 में। इसका यील्ड 15 से 20% तक इंक्रीज हो गया था, इसलिए इसको सुपर वीट बोल रहे थे। ग्रीन वॉल्यूशन, ग्रीन वॉल्यूशन विलियम एस गॉड साहब ने ये वर्ड दिया था
बाद में 1966 में यूएसएआईडी से आया था। उसके बाद है ये, इसका काम क्या था? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, हर हाल में वीट और राइस का खास करके, क्योंकि हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इसी क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं। मेन कंपोनेंट था इसका हाइल्डिंग वेराइटीज को यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना, और साथ में प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल का भी, यानी कि हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड। हर तरह से उनका काम यही था कि किसी तरह अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उगे और अवेलेबल हो लोगों को। और इसका बहुत अच्छा असर पड़ा। अब तो इतना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम कर रहे, इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। फिर है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये एम एस स्वामीनाथन साहब ने ये वर्ड दिया। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ही था बेसिकली, लेकिन इसमें सस्टेनेबल तरीके से और क्रॉप को इंटेंसिफाई और डाइवर्सिफाई करके उगाने का काम था। मतलब थोड़ा सा उसमें अंतर था, इसमें सस्टेनेबल वर्ड आ गया, उसमें नहीं था। वर्टिकल रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, इसमें प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया में हमको इंक्रीज करना था, क्रॉपिंग सिस्टम को बदल के या फिर इनपुट और मैनेजमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के बाद जो हम उसमें रिवोल्यूशन ला रहे हैं वो वर्टिकल रिवोल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद कुछ और रिवोल्यूशन के नाम है यहाँ पे, आप लिस्ट देख लीजिएगा, सारा पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। फिर इंडिया का शेयर, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 2.4%, पॉपुलेशन 17.5, लाइवस्टॉक 15%, फॉरेस्ट 1.5%, वाटर रिसोर्स 4%। ये इंडिया का शेयर है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद इंडिया का पोजीशन, फर्स्ट देखिए किस किस में है, मैंगो, बनाना, इरिगेशन, मिल्क, जूट में, कैश्यू, कोकोनट, पल्सेस, टी स्पाइसेस और लाइव स्टॉक, ये सब में इंडिया फर्स्ट पे है। सेकंड है वीट, ऑयलसीड, राइस, फ्रूट, सिल्क, कॉटन, वेजिटेबल, शुगर केन, और थर्ड सिर्फ एक में है, टोबैको। बाकी रबड़ में, कॉफी में फोर्थ, रबड़ में फोर्थ पे है और कॉफी में सेवेंथ पे है। और फर्स्ट पे कौन है कॉफी के मामले में? ब्राजील। उसके बाद है पोजीशन ट्रेड्स, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? राइस, कैश्यू, फिर वीट, फिर टी और टोबैको सबसे कम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट राइस करते हैं। और इम्पोर्ट जो हम वहां से बाहर से यहाँ मंगाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, फिर कैश्यू है, पल्सेस है और फ्रूट्स है। यूएन इंटरनेशनल ईयर इन टू एग्रीकल्चर, अब जो ईयर्स डेडिकेट किया जाता है ना, कि ये पूरा साल हम इसके लिए मनाएंगे। 2004 में राइस है, फिर फिजिक्स है, फिर डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, ये सीक्वेंस वाइज आप याद करिए। हम लोग मैंने और मेरी दोस्त ने जब याद करते थे हम लोग यूजी में, तो एक कहानी बनाए थे कि सबसे पहले हम लोग राइस खाएंगे, फिर राइस अब जब उगा लिए तो हम लोग फिजिक्स दिमाग लगाएंगे कि कितने एरिया में क्या करना, मतलब एक कहानी तो बनाना पड़ेगा ना याद करने के लिए। फिर सूखा पड़ गया, फिर बारिश आया, फिर आलू उगाना शुरू किए तो अब कपड़ा भी चाहिए, फिर बायोडायवर्सिटी और जानवर आए तो जंगल बन गया, फिर सब मिलके कोऑपरेटिव बनाए कि कैसे रहना है, फिर वाटर, पानी की जरूरत पड़ने लगी, फिर फैमिली फार्मिंग हुआ, फिर सॉइल आया, तब हम लोग दाल के बारे में सोचे, फिर हम लोग घूमना शुरू किए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, फिर बातचीत, जब घूमने गए तो बातचीत की भी जरूरत पड़ी, फिर प्लांट प्लांट के हेल्थ को देखना पड़ा, तब जाके फल और सब्जी आया। और फिर मछली के बारे में सोचने लगे, फिर मिलेट खाए, कैमेलिड्स, और उसके बाद ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग आया तो पिघलने लगा। तो इस साल को ग्लेशियल प्रिजर्वेशन को दिया गया, 2025 अभी चल रहा है, और 26 रेंजलैंड और पास्चोरलिस्ट, यानी कि गाय जो चराते हैं ना उसको, रेंजलैंड्स को दिया गया है। और 26 में दो दो चीज है, एक तो रेंजलैंड पास्टोरलिस्ट और दूसरा है वॉलेंटियर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद ये कुछ डेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 16 सितंबर वाला ओजोन डे तो पूछा ही जाता है, वुमेन इन एग्रीकल्चर पूछा जाता है, सॉइल डे पूछा जाता है, किसान डे पूछा जाता है, ये बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह पे मनाया जाता है। उसके बाद यूनिट 7 में कुछ मेजर स्कीम है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में आया था, इसमें 3 लाख से 7 लाख% इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है। अभी नहीं, ये 3 लाख ही था पहले, अभी जो नया बजट आया उसमें इसको 7 लाख तक कर दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एन एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, ये 2009-10 में, फिर 10-11 में 2% और अनुदान दिया गया। इसका इफेक्टिव रेट 4% पर एनम पड़ रहा था साइंटिस्ट, मतलब किसानों को।
किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में आया। इसका काम था कि किसी तरह से किसानों का मदद करना है। ये कॉलिंग वाला स्कीम है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस में, आप चाहे तो उसका वीडियो देख ले, अदरवाइज इसको पॉज करके पढ़ लें। उसके बाद नेशनल मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम MMOP, ये वाला स्कीम आया 2004 में। फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आत्मा, इसके बारे में तो इंटरव्यू वगैरह हर जगह पूछा जाता है। आत्मा का क्या काम है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सटेंशन रिफॉर्म्स को किसी तरह से एनजीओ और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टिसिपेशन करवाने के बाद केवीके से जोड़कर और पंचायत से जोड़कर इन सबको एक साथ लाकर काम करना है, यही इसका काम है आत्मा का। बैम्बू मिशन मिशन इसमें बैम्बू के ग्रोथ को और बाकी चीजों को बढ़ाना था। हॉर्टिकल्चर मिशन, इसमें एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने का स्कीम था। ये 1 अप्रैल 2014 में MIDH आया। फिर रबी 2007 है। इसमें 2 मिलियन टन जो था 11th प्लान में 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 9। ये तीनों जो है राइस, व्हीट और पल्सेस का मिलियन टन मतलब प्लान दिया गया है कि इतना तक बढ़ा देना है। अब तो काफी बढ़ चुका है, ये प्लान उस समय का दिया हुआ है कि उस समय ये था। उसके बाद है A3P। A3P का मतलब वो एक्सेलरेटेड पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम, 3 बार P आया ना इसलिए 3P, एक्सेलरेटेड प्रोडक्शन पल्सेस प्रोडक्शन प्रोग्राम। 12th फिफ्थ ईयर प्लान 4, इसमें और क्रॉप ऐड किया गया था। अभी तक क्या था? राइस, पल्सेस, ये सब था ना। अब कॉटन, जूट, शुगर केन और कोर्स सीरियल्स को भी ऐड कर दिया गया। ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया जा रहा था। पहले तो यही था, फिर ये था। उसके बाद फंडिंग पैटर्न 60 से 40% नेशनल और स्टेट। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBY, ये 4% ग्रोथ एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस 11th प्लान में इसको ऐड किया गया था। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन इंटीग्रेटेड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अभी मैं सारा नहीं बता पाऊंगी, मैं मेन मेन चीजें बता देती हूँ। NHM और हॉर्टिकल्चर मिशन, ईस्टर्न हिमालयन स्टेट बैम्बू मिशन, ये सारी चीजों को मिला के MIDH बोला जाता है। 2014 में ये आया था। ये कभी कभी पूछता है कि MIDH के अंदर कौन कौन से स्कीम्स आएंगे, तो ये सारे आएंगे। उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कम से कम आपको फुल फॉर्म और डेट कब आया है ये तो याद होना ही चाहिए, बाकी तो डिटेल बात की बात है। उसके बाद इसमें रेनफेड और नेशनल जो माइक्रो इरिगेशन है ना, उस पे जोर दिया गया था सस्टेनेबल वाले में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स को करते हैं, और ये 2014 से 2015 में सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी के ऊपर जोर दिया गया था। आगे इसमें बताया है कि क्रॉप वाइज अलग अलग चीजें होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, उसको चेक करके कार्ड के ऊपर लिख देने का प्लान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बहुत हर खेत को पानी मैं बता चुकी हूँ इस एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस बुक में। उसके बाद 17 जुलाई 2016 PKBY प्रमोट, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस वाला नीति, जिसमें ये भी बताया था मैंने, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि 2% इसमें था आपका किसके लिए? खरीफ के लिए। 1.5 था रबी के लिए। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप थे उसमें 5% का था। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम, इसमें 2018-19, इसमें था कि बजट 2018-19 के हिसाब से 500 करोड़ जो है टोमेटो, ओनियन और पोटैटो में खर्च कर देना है और उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना आया, जिसमें साल में किसानों को 6,000 रुपये दिया जाए और इक्वल तीन तीन बार करके 2,000 भी दे सकते हैं, 4 साल के अंतराल पे इंस्टॉलमेंट देना रहेगा बैंक अकाउंट से। उसके बाद PM प्रोग्राम रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एमोलिशन मदर अर्थ, जिसको PM प्रणाम बोलते हैं, सॉरी हाँ प्रणाम बोलते हैं। इंसेंटिव इसमें स्टेट और यूटीज को दिया गया था अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज करने के लिए। फिर आया श्री अन्न योजना, ये प्रमोट किया कल्टीवेशन और प्रोडक्शन कोर्स ग्रेन का। ये क्रोनोलॉजी था IIMR, ठीक है। 1958 में इसी इंस्टीट्यूट को प्रोजेक्ट ऑफ इंटेंसिफाइड रिसर्च एंड कॉटन ऑयलसीड मिलेट PR कॉम बोला गया। अभी पीछे मैंने PR कॉम बताया था। फिर 17 में AICRP प्रोजेक्ट, इसको स्वर्गम आया। फिर 87 में NRCS आया। फिर 2019 में NRCS का डायरेक्टरेट बनाया गया। फिर 2014 में डायरेक्टरेट जो है उसको अपग्रेड करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च बोल दिया गया। तो सारा इसमें चेंजेस आए थे श्री अन्न योजना में, ये सारे प्रोग्राम्स को लाया गया था। डेट, ये लास्ट यूनिट है, अभी ये खत्म हो रहा है। इसके बाद
इसमें है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले ये लैटिन वर्ड से है, ये दोबारा बता दिया गया है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल्स को ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसके बाद पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि क्या है, हम लो कॉस्ट इनपुट, कम से कम खर्च करके, लोअर अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी कम डालेंगे, सॉइल फर्टिलिटी हम मेंटेन करके रखेंगे, और जो वातावरण में हार्मनी है, किसी जानवर को बिना नुकसान पहुंचाए, पेड़ों को, वातावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए, जो हम कल्टीवेशन करते हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसको इकोलॉजिकल फार्मिंग भी बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को पर्माकल्चर भी कहते हैं। फिर आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें लैंड रोटेशन और झूम फार्मिंग, झूमिंग भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि सॉइल का प्रोडक्टिविटी जैसे ही खत्म होता है, हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के कहीं और, पहले तो लोग जला भी देते थे, इसमें ये बात लिखा गया है, उसको जला देते हैं उस पूरे खेत को, कहीं और जाके उगाने लगते हैं। पहले खेतों की कमी नहीं थी, पॉपुलेशन भी कम था, तो ये सब होता था। इससे सॉइल इरोजन होता है, ये झारखंड, एमपी, हिली एरियाज में ये सब प्रैक्टिस होता था। इसमें उगा रहे हैं, कम कम उगना शुरू हुआ, बंजर हुआ जमीन, इसको जला के कहीं और चले गए। तो ये शिफ्टिंग, लैंड रोटेशन और जूमिंग कल्टीवेशन तीनों एक ही है। फिर आया रिस्पॉन्स फार्मिंग, स्टेवर्ट 1988। इसमें एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा, वेदर के डाटा को एनालाइज किए उन्होंने, और उसके बाद वो प्रोडिक्शन कर दिए कि मॉनसून सीजन रेनफॉल कब आएगा, वेदर डाटा को देखते हुए, और उसी के हिसाब से मैनेज कर किया जाने लगा क्रॉप्स को। तो इसको रिस्पॉन्स फार्मिंग बोलते हैं, हम रिस्पॉन्स देखेंगे तब उसको। फिर है प्रिसीजन फार्मिंग, साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। इसमें क्या होता है ना, टारगेट हमारा फिक्स होता है कि हमको यही करना है। प्रिसीजन में हम लोगों ने वो पढ़ा होगा ना कि पांच चीजें देखा जाता है, टाइम उसका, उसका कब हमको कितने इनपुट्स में डालना है, ये सारी चीजें देखा जाता है ना। प्रिसीजन का जो डेफिनेशन है ना, सेम वही है। इसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर चीज लोकलाइज्ड बेसिस, हर चीज मतलब हम उसको फिक्स कर लिए हैं, और नए नए टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर रहे हैं, और उसको कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उगा रहे हैं। एडवांटेज क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है क्योंकि हम कम इनपुट यूज कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और रिसोर्सेज भी कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि हमको सही जगह पे सही चीज डालना है। आइडियोटाइप, आइडियोटाइप को मॉडल प्लान से बोलते हैं। कहते हैं ना, बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए हमको पहले छोटा छोटा घर बना के प्रेजेंट करना होता है कि हम ऐसा मॉल बनाने वाले हैं, तो वो मॉडल छोटा सा। तो ये डोनाल्ड 1968 में इन्होंने आइडियो टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे जो हमको आइडियल क्रॉप है, अब जो व्हीट क्रॉप है वो हवा चलता है तो वो लॉजिंग हो जाता है, लॉजिंग मतलब गिर जाता है। तो अब आइडियो टाइप है तो उसमें आइडियल प्लांट को कैसा होना चाहिए, वो ना गिरे, सीड उसका खुल के खेत में ही ना गिर जाए, सैटरिंग कम हो, ऐसा कुछ कुछ उसमें खास क्वालिटी होना चाहिए, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, वो ड्राउट रेजिस्टेंट हो, ये सब क्वालिटी कुछ खास उसमें होनी चाहिए। उसका ग्रेन साइज बड़ा हो, ग्रेन में अच्छा खासा जो अंदर का पार्ट है इंडोस्पर्म हो, वगैरह वगैरह। तो ये जो आइडियल प्लांट का कॉन्सेप्ट है ना, ये लाने की कोशिश, और आइडियो टाइप जब हमें पता होता है ना, तो हमको ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। अब हमको आइडियो टाइप पता है कि पल्सेस में ज्यादा नाइट्रोजन हो तो अच्छा है उसको कल्टीवेट करना, तो हम ब्रीडिंग नाइट्रोजन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए करेंगे, या फिर साइटरिंग को कम करने के लिए करेंगे। तो ये बेसिकली एक तरह का अच्छा मॉडल है, बायोलॉजिकल मॉडल, जिससे हमको प्रेडिक्टेबल पहले से ही पता है कि इस इन्वायरमेंट में हमको इस तरह का पेड़ रहता तो बहुत अच्छा होता, कितना अच्छा होता। तो हम ब्रीडिंग उसी हिसाब से करेंगे और उसी तरह के आइडियल प्लांट को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फिर है टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग अभी जो कहा जा रहा है ना कि मंगल ग्रह पे आसमान में जो एस्ट्रोनॉट है उन लोगों ने उगा लिया कोई प्लांट, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था ना। तो फिर ये जो बाहर के दुनिया में हम जाके अर्थ के, जैसे अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट जनरेट करके वहां खेती करने की कोशिश करते हैं, उसको टेरा फार्मिंग बोलते हैं। अभी प्रेजेंट में बैक्टीरिया और कुछ प्लांट को इन्वायरमेंट कंडीशन बनाने के लिए छोड़ दिया गया है मार्स पे, मतलब कुछ एरिया को उन्होंने ब्लॉक करके वहां पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अर्थ पे उग जाता है, अगर वहां भी उगना शुरू हो गया तो वहां भी आदमी रह पाएगा। ये टेरा फॉर्मिंग हो गया। फिर है हाइड्रोपोनिक्स, इसमें मिट्टी होता ही नहीं है, पानी में ही हम न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं जो जरूरी है, और उसमें उगाते हैं, इसमें सॉल्यूशन दिया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें फ्लावर्स और वेजिटेबल्स ज्यादा उगाए जा रहे हैं। फिर है रिस्पॉन्स कर्व। रिस्पॉन्स कर्व हॉलीडे 1960 में आया, इसमें प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड को देखा जाने लगा। दो तरह के कर्व है, एक एसिम्प्टोमेटिक है जिसमें ड्राई मैटर को हम मेजर करते हैं, खास करके टोबैको में देखा जाता है। इससे हमको प्लांट डेंसिटी पता चलती है, तो हम कोशिश करते हैं यील्ड को बढ़ाने का। ये मैंने दिखाया है हाइड्रोपोनिक्स, इसमें देखिए पानी है,
पानी से ही न्यूट्रिएंट ले रहा है, इसमें मिट्टी तो है नहीं। और यहाँ से एयर पंप रख दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से जा रहा है मिक्स होके न्यूट्रिएंट पंप के द्वारा। और जब पानी जो एक्स्ट्रा है यहाँ से वापस इसमें आ रहा है और फिर यहाँ से इसमें जा रहा है। इस तरह का हाइड्रोपोनिक कुछ इस तरह का रहता है। और भी कई तरीके हैं, लेकिन बेसिकली उसमें जो मेन सॉइल के जगह पे क्या रहेगा, वाटर। दूसरा है कर्व है पैराबोलिक। कुछ एक लेवल तक पहुंचने के बाद प्लांट डेंसिटी इंक्रीज तो करता है लेकिन यील्ड घटना शुरू हो जाता है। इसको पैराबोलिक कर्व बोलेंगे। अभी आप जान लीजिए कि पैराबोलिक कर्व होता है कि एसिम्प्टोमेटिक कर्व होता है। इसका क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स यानी कि अगर आप मैथ सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स रहेगा। और लीनियर रिस्पॉन्स अगर देखिएगा तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे इक्वल टू दोनों में मिसिंग हो गया है, वेट में लिख देती हूँ। यहाँ पे भी इक्वल टू होगा और यहाँ पे भी इक्वल टू होगा। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ हाँ ठीक है। मिस्टरलिस इक्वेशन एक अलग तरह का इक्वेशन है। मिस्टरलिस y इक्वल टू वाई प्लस ए इंटू 1 - 10⁻⁻के एक्स। ये सब मैथमेटिकल डेटा है, कभी कभी ऑप्शन में पूछता है, जनरली बहुत कम इसको चांसेस है पूछने का, लेकिन अगर दिया है बुक में तो आप पढ़ लेंगे। y इक्वल टू dy/dx जिसका वैल्यू होता है a माइनस वाई का होल का पावर c। फिर है जीरो टिलेज के फादर है ग्लबर बी ट्रिपलेट्स, यूएसए 1950 में। प्राइमरी टिलेज इसमें अवॉइड किया जाता है, मतलब हम खेत को जोतेंगे ही नहीं, बिना जोते उसमें उगाना शुरू करेंगे। और इसमें सीड बेड प्रिपरेशन किया जाता है रो बना के, और 50 से 100% रेसिड्यू छोड़ दिया जाता है पहले वाले क्रॉप का। बिफोर सोइंग इसमें हर्बिसाइड पैराक्वाइट ग्लाइफोसेट ये सब छिड़क दिया जाता है, जिससे कि सारे वीड्स मर जाते हैं, क्योंकि टिलेज तो हम करेंगे नहीं तो किसी तरह तो वीड हटाना पड़ेगा। टिल प्लांटिंग इसमें किया जाता है, मतलब जो पहले से पेड़ है ना उसके बीच में जो जगह खाली है वहां पे। उसके बाद है जीरो टिलेज में 4 ऑपरेशन किया जाता है। पहले तो क्रॉप रो को क्लीन कर लेंगे, जैसे ये वाला क्रॉप पहले से लगा हुआ है ना 2, तो इसके बीच का जो जगह उसको क्लीन करके वहां पे उगाएंगे। और ओपनिंग ऑफ सॉइल थोड़ा सा ओपन कर देंगे ताकि सीड उसमें घुसा सके। सीड को प्लेस करेंगे और कवर कर देंगे, बस काम खत्म। इसमें हमको खेत जोतने का जरूरत ही नहीं है। और इसी में एक अलग से एक मिनिमम टिलेज बताया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत हम टिलेज कर लेते हैं। इससे सीड बेड बन जाता है, थोड़ा जर्मिनेशन फास्ट हो जाता है और क्रॉप स्टैंड भी अच्छा हो जाता है थोड़ा। ये स्टार्टेड हुआ था यूएसए में। इसका हाई कॉस्ट टिलेज के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा पैसा बच गया था ऑयल का, क्योंकि टिलेज करने के लिए हमको मशीन सब चाहिए ना। टिलेज ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए किया गया, पूरा खेत जोतने का कोई मतलब नहीं बनता, सिर्फ सीड बेड उन्होंने बनाया, काम खत्म किया। तो 30 से 50% इसमें क्रॉप रेसिड्यू है, लेकिन जीरो टिलेज में 50 से 100% हम पहले वाले क्रॉप को छोड़ दे रहे थे खेत में, लेकिन इसमें कुछ परसेंट तक हटा दिए हैं। और इससे सॉइल कंडीशन अच्छा हुआ, इन सीटू डिकम्पोजिशन वहीं पे सड़ गल के खाद बन गया, और वीड कंट्रोल हर्बिसाइड की मदद से किया गया। लास्ट है ग्लोबल वार्मिंग। अभी कुछ पहले मैं बता चुकी हूँ, अर्थ का सरफेस जो है धीरे धीरे दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ जो है सन का एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट तो करती है, लेकिन कुछ हद तक रिफ्लेक्ट भी करती है धरती माता। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है CO2 है 55%, मीथेन है 25%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए आ गया CFC 11% और N2O 4%। ये सब गैस जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही ये जो सन यूवी रेडिएशन आती है कुछ हद तक तो रिफ्लेक्ट कर देती है ओजोन, लेकिन कुछ हद तक अगर आ भी गई तो ये क्या करती है ना, गैस अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेती है। अब जितने जहां जहां ये गैस अवेलेबल है सारा जगह ये ऑब्जर्व करके रखी हुई, तो गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, और गर्मी बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ते चला जाएगा। यही है ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस इमोशन ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ी में से धुआं निकल रहा है फैक्ट्री में से, और डेवलपिंग कंट्री और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन, पेड़ को काटते जा रहा है, CO2 लेवल बढ़ते चला जा रहा है, मीथेन गैस निकल रहा है पैडी के खेतों से, राइस के खेत, लाइव स्टॉक गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर में से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ये सब इसका खास रीजन है। अब इफेक्ट जो है वर्ल्ड और एग्रीकल्चर पे धीरे धीरे करके 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, और नेक्स्ट सेंचुरी में 5-10 डिग्री और बढ़ जाएगा। मतलब कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर धीरे धीरे लाइव
इम्पॉसिबल हो जाएगा अर्थ पे। और इसकी वजह से क्लाइमेट लगातार बदल रहा है, आइस पिघल रहा है और आइस पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो जो भी समुद्र किनारे जो धरती थी, बहुत हद तक बहुत सारी कंट्रीज आप बाहर के देशों में देखेंगे डूबना शुरू हो गई है। तो पानी बढ़ रहा है तो लैंड को तो वो अपने अंदर ले ही लेगा। फिर सी लेवल बढ़ने की वजह से कोस्टल एरियाज क्या हो रही है, डूब रही है और सूखा पड़ रहा है। वाटर टेबल भी कई जगहों पे नीचे चला गया है गर्मी की वजह से। यही मैंने जो पिक्चर दिखाया है, 3 आ रहा है ना तो 2 वापस जा रहा है, एक ही अब्जॉर्ब हुआ है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये क्या कर रही है, अपने अंदर दबा के रख ले रही है गैसेस को। तो ये गर्मी बढ़ा रही है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय एस्पिरेंट्स। अगले क्लास में मैं पोल डालूंगी कम्युनिटी में, आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप उस पर पोल कर देना, मैं अगला वही चैप्टर पढ़ा दूंगी। बाय।